चलिए आगे समझते हैं क्लास 12th की फिजिक्स। इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझेंगे? तो जो कूलाम का नियम है, कूलाम का जो बल लगता है, कूलाम बल जो है दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली इस रेखा के अनुदिश लगता है। दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगेगा, इस रेखा में ही लगेगा। ठीक है। दो आवेशित कणों में लगने वाला विद्युत बल उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अच्छा, जो दो आवेशों के बीच में बल लगेगा, इसको देखिए, दो आवेश के बीच में जो बल लगेगा, ये दो आवेश है Q1, ये Q2। दोनों आवेशों के बीच में ये बल लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो दोनों आवेशों के केंद्र, ये केंद्र है, केंद्र को मिलाने वाली इस रेखा में ही लगेगा। इस आवेश का केंद्र पकड़ लीजिए, इस आवेश का केंद्र पकड़ लीजिए, दोनों के केंद्र को मिला लीजिए, ये रेखा खींच लीजिए, इस रेखा में ही लगेगा। इसलिए इन बलों को हम केंद्रीय बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? केंद्रीय बल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल दोनों आवेश के केंद्र को मिलाने वाली ये जो रेखा है, इस रेखा में लगता है। इसलिए इन बलों को केंद्रीय बल कहते हैं। इसके केंद्र और इसके केंद्र को मिलाने वाली ये रेखा खींच लीजिए, इस रेखा में ही लगेगा, इसलिए केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल, जिसको इंग्लिश में सेंट्रल फोर्स कहते हैं, लिख लीजिए। बल सदिश राशि है, यानी बल में दिशा होती है, लिख लीजिए। बल सदिश राशि है। बल कैसी राशि है बेटा? सदिश राशि है। एक राशि होती है अदिश और एक होती है सदिश। तो बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश का मतलब उसमें दिशा होता है। क्या होता है? दिशा। दिशा होगी तो कैसी राशि? सदिश राशि होगी। ठीक है, ठीक है। अतः बिंदु आवेश पर दो या दो से अधिक आवेशों के कारण परिणामी बल ज्ञात करने के लिए इस आवेश पर प्रत्येक आवेश के कारण बल ज्ञात करके उन्हें सदिश विधि से जोड़ा जाता है। यानी किसी भी आवेश पर दो या दो से अधिक आवेशों के कारण, मान लीजिए ये आवेश है Q1, क्या मान लेते हैं? क्या मान लेते हैं भाई? हम मान लेते हैं एक आवेश Q1। चलिए, आवेश है Q1 और इस पे एक आवेश ये Q2, ये आवेश है Q3। तो Q1 पे Q2 भी बल लगा रहा है, Q3 भी बल लगा रहा है। तो Q1 पे Q2 भी बल लगा रहा है, Q3 भी बल लगा रहा है। तो Q1 पे जो परिणामी बल होगा, Q1 पे जो परिणामी बल होगा वो कितना हो जाएगा? Q1 पे लगने वाला
परिणामी बल कितना होगा बताइए। इन आवेशों प्रत्येक आवेश के कारण बल ज्ञात करके इन्हें सदिश से जोड़ा जाता है। यानी इस आवेश पे ये वाला आवेश कितना बल लगा रहा है, इस आवेश पे ये वाला आवेश कितना बल लगा रहा है, दोनों बल को आप जोड़ लीजिए सदिश विधि से। मान लीजिए Q3 आवेश F3 बल लगा रहा है, Q2 आवेश F2 बल लगा रहा है, तो Q1 पे जो परिणामी बल होगा, यहाँ लिख लीजिए नेट फोर्स हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3। F2 और F3 को जोड़ देंगे तो कुल बल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मतलब किसी एक आवेश पे अगर परिणामी बल निकालना है तो बाकी जितने भी बल हैं उनको जोड़ दीजिए तो कुल बल आ जाएगा। ठीक है, आगे चले। तो अगर कोई एक आवेश रखा है, उस पर कई सारे, मान लीजिए Q2 Q3 तो ये Q1, Q2 बल लगा रहा है, Q3 बल लगा रहा है, Q1 पे जो परिणामी बल होगा, मान लीजिए Q2 Q1 पे F2 बल लगा रहा है, Q3 Q1 पे F3 बल लगा रहा है, तो Q1 पे जो परिणामी बल होगा F नेट जिसको बोलते हैं, नेट यानी परिणामी बल, वो दोनों बलों के यानी F1 के और F2 के सदिश योग के बराबर होगा। इन दोनों के ऊपर तीर लगाएंगे, तीर ये बताता है, इनको जोड़ेंगे लेकिन सदिश के नियमों से ही ये जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बलों में तुलना होती है। दोनों बल व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं, समानता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है बताइए। गुरुत्वाकर्षण, दो द्रव्यमान के बीच में लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगर हमारे पास दो द्रव्यमान है, उनके बीच में कुछ बल लगेगा, उस बल को आप नाप लीजिए, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये पहला द्रव्यमान है M1 और दूसरा द्रव्यमान है M2। दोनों द्रव्यमान के बीच में लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, दोनों द्रव्यमान के बीच में लगने वाला बल कैसा होगा बताइए, कैसा होगा। दोनों द्रव्यमान के बीच में लगने वाला बल व्युत्क्रम नियम का पालन करेंगे, यानी जो स्थिर विद्युत बल होता है वो Q1 Q2 बटे R² होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल Gm1 M2 बटे, तो दोनों ही देखिए दो द्रव्यमान की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, ये भी द्रव्यमान की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो दोनों ही द्रव्यमान की दूरी के दोनों ही बल व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये जो दोनों बल हैं निर्वात में भी क्रियाशील होते हैं, यानी निर्वात यानी जहाँ वायु न हो। कौन सा बल बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल, और कौन सा बल बेटा, गुरुत्वाकर्षण और स्थिर विद्युत बल निर्वात में भी लगते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण
बल और कौन सा बल बेटा? और स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल निर्वात में भी लगते हैं। इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। निर्वात यानी जहाँ वायु न हो वहाँ पे भी ये लगते हैं। दोनों बल संरक्षी होते हैं। संरक्षी का मतलब इनके द्वारा किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता। आगे लिख लीजिए। दोनों बल संरक्षी होते हैं, यानी संरक्षित का मतलब कि दोनों यानी संरक्षी का मतलब होता है इनके द्वारा जो किया गया कार्य है वो मार्ग पर निर्भर नहीं करता। यानी गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको स्थिर विद्युत बल कहते हैं, ये द्रव्यमान पे निर्भर नहीं। ये जो कार्य करेंगे, मान लीजिए ए से बी जाना है अपन को, तो ए से बी जाएंगे तो मैं इस रास्ते से भी जा सकता हूँ, इस रास्ते से भी जा सकता हूँ, इस रास्ते से भी जा सकता हूँ। तो अगर मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ और इस रास्ते से जा रहा हूँ और इस रास्ते से जा रहा हूँ, मैं किसी भी रास्ते से जाऊँ, गुरुत्वाकर्षण बल या और कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल या स्थिर विद्युत बल ये मार्ग पे निर्भर नहीं करेगा कि आप इस मार्ग से जा रहे हैं कि इस मार्ग से जा रहे हैं। दोनों का मार्ग, आप इस मार्ग से जाइए या इस मार्ग से जाइए या इस मार्ग से जाइए, वो सिर्फ प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, बाकी किसी भी बिंदु पे निर्भर नहीं करता है। दोनों बल केंद्रीय बल होते हैं, क्योंकि ये बल, ये भी ध्यान दीजिएगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये मान लीजिए, जो दोनों बल जो होते हैं वो केंद्रीय बल होते हैं। यानी समझिए, यानी दो आवेश के बीच में लगने वाला बल ये केंद्र को मिलाने वाली रेखा में लगेगा, ऐसे ही दो द्रव्यमान के बीच में लगने वाला बल इन दोनों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा में लगेगा। ठीक है, इसलिए इनको केंद्रीय बल कहते हैं। दोनों बलों में असमानता क्या है? तो लिख लीजिए बेटा, दोनों बलों में असमानता लिखिए। समानता क्या नहीं है इनके बीच में? गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि विद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। लिखिए, गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों ही प्रवृत्ति का हो सकता है, जबकि कौन नहीं, गुरुत्वा दोनों नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण आकर्षण होता है और जो स्थिर विद्युत बल है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा विद्युत बल अधिक प्रबल होता है। लिखे, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में
कौन सा बल? विद्युत बल। विद्युत बल अधिक प्रबल होता है, अधिक प्रबल होता है। लिख लीजिए। विद्युत बल आवेशों के बीच कुचालक माध्यम होने पर घट जाता है। जो विद्युत बल है बेटा, जो विद्युत बल है, अगर आप कुचालक माध्यम रख देते हैं तो घट जाता है। नहीं समझे आप? जबकि गुरुत्वाकर्षण बल पर माध्यम की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये देखिए, ये विद्युत बल है, ये Q1 बल है, ये Q2। तो विद्युत बल क्या होता है? कुचालक माध्यम रखने पे घट जाता है। मतलब इनके बीच में अगर आप कुचालक रख देंगे तो ये विद्युत बल घट जाएगा। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल पे माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल पे माध्यम का कोई प्रभाव, अगर आप ये देखिए, ये Q1 है और ये Q2 है, इनके बीच में आप माध्यम क्या डाल दीजिए? कुचालक। तो ये बल क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण F ग्रेविटेशनल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? घट जाएगा। और जबकि और कौन सा बताइए? जबकि तो ये गुरुत्वाकर्षण नहीं, ये स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट जाएगा। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल F ग्रेविटेशनल, ये जो है, इस पे आप चालक रखिए, कुचालक रखिए, पानी रखिए, इसके बीच में तेल रख लीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इनके बीच में क्या आवेश रख रहे हैं, ये इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इनके बीच में आप क्या रख रहे हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए और आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण प्रवृत्ति का होता है, जबकि विद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रवृत्ति का हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा विद्युत बल बहुत अधिक प्रबल होता है। अगर हम गुरुत्वाकर्षण और विद्युत बल की तुलना करें तो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में विद्युत बल अधिक प्रबल होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लें, विद्युत बल अधिक प्रबल होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक प्रबल होता है। आगे समझे। विद्युत बल आवेशों के बीच
विद्युत बल पर परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। हेडिंग डाल लीजिए। विद्युत बल पर परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। अगर आपके पास परावैद्युत माध्यम है तो विद्युत बल पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं, आगे समझते हैं। क्या समझेंगे? विद्युत बल पर परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। तो विद्युत बल पर परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर कोई परावैद्युत माध्यम है कोई माध्यम रखा है, मान लीजिए ये दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच में बल कितना लगेगा बताइए। इनके बीच में बल लगता है, बल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो अगर इनके बीच में, ठीक है, अगर क्या मैं कह रहा हूँ, अगर ये दो आवेश वायु या निर्वात में है, कहाँ है? वायु या निर्वात में। वायु या निर्वात में अगर ये दो आवेश रखे हैं, ये देखिए Q1 और Q2, दोनों आवेश कितनी दूरी पे हैं? R दूरी पे। तो इनके बीच में बल कितना लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। इतना बल लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। एप्सिलॉन नॉट क्या है? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, अब यदि दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात की बजाय कोई अन्य माध्यम जिसका निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा परावैद्युतांक K है, अब मान लीजिए मैं इन दोनों आवेशों को कहाँ रख देता हूँ? वायु या निर्वात की बजाय कोई ऐसा माध्यम जिसकी विद्युतशीलता कितनी है बेटा? अब हम क्या करते हैं, हम ऐसे माध्यम रख देते हैं जिसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी है? एप्सिलॉन है, तथा परावैद्युतांक क्या है? K है। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी है? एप्सिलॉन है। परावैद्युतांक क्या है? K है। तो
परावैद्युतांक बराबर कितना होता है बेटा, एप्साइलन बटे एप्साइलन नॉट। एप्साइलन क्या हो जाएगा, के इंटू एप्साइलन नॉट। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर ये दोनों आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखे हैं जिसकी विद्युतशीलता एप्साइलन है, तो बल कितना हो जाएगा, ये क्या है, के क्या है, ये है परावैद्युतांक। एप्साइलन नॉट क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है। अब इनके बीच में अगर माध्यम रख दिया गया है तो बल कितना होगा बताइए। इनके बीच में लगने वाला बल कितना होगा, तो बल हो जाएगा F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये कितना होता है बेटा, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। लेकिन एप्साइलन नॉट यहाँ ही रखेंगे, क्या रखेंगे, एप्साइलन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इस बल को हम क्या मान लेते हैं, F डैश। इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। इसके पहले वायु या निर्वात में फोर्स कितना आया था, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगर मैं पहले में से दूसरे को भाग दे दूं बेटा, दूसरे में से पहले को, तो एप्साइलन नॉट कितना हो जाएगा, देखिए एप्साइलन ये माध्यम का है, के क्या होता है, के क्या होता है भाई, निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, ये क्या है, के क्या है, के है परावैद्युतांक माध्यम का। यहाँ पे विद्युतशीलता की जरूरत है, तो माध्यम की विद्युतशीलता निकालना है, तो के परावैद्युतांक में एप्सिलॉन नॉट का गुणा करा दे तो माध्यम की विद्युतशीलता आ जाएगी। इसको समीकरण सेकंड मान लें और दूसरे में से पहले को भाग दे देंगे, तो दूसरे में से भाग देने पे पहले पे कितना होगा बताइए। तो जब हम भाग देते हैं तो बायां पक्ष से विभाजित होता है एफ डैश बटे एफ, और दाहिना पक्ष दाहिने से भाग होता है, तो दाहिना पक्ष कितना है 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 कितना आ गया, एफ डैश बटे एफ कितना आ गया बेटा 1/k। तो एफ डैश कितना हो गया बेटा F/k, यानी दोनों आवेशों के बीच में जो ये क्या है, दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल, जब दोनों आवेशों के बीच में क्या हो, जब दोनों आवेशों के बीच में माध्यम हो, ठीक है, तो जो बल है k गुना कम हो जाता है। बल जो है क्या हो जाता है बेटा, बल k गुना कम हो जाता है। तो किसी माध्यम में जब बल रखेंगे, किसी माध्यम में जब हम
दोनों आवेशों को रखेंगे तो बल k गुना घट जाता है, बल k गुना घट जाता है। अर्थात यहाँ लिख लें, अर्थात दोनों आवेशों के मध्य वायु के स्थान पर, अर्थात दोनों आवेशों के मध्य वायु के स्थान पर माध्यम आ जाने से, माध्यम आ जाने से, क्या आ जाने से बेटा, वायु के स्थान पर माध्यम आने से बल k गुना घट जाता है। ठीक है, k क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। k क्या है, k है माध्यम का परावैद्युतांक। ये क्या होता है, ये होता है माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, इसे आपेक्षित विद्युतशीलता भी कहते हैं। क्यों क्या बोलते हैं, आपेक्षित विद्युतशीलता। ठीक है, तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के निष्पत्ति के बराबर है। वायु या निर्वात के लिए k का मान 1 होता है। k किसके लिए 1 होता है, वायु या निर्वात के लिए। ठीक है, जबकि किसी अन्य माध्यम में k का मान सदैव 1 से अधिक होता है। तो अगर ये वायु हो गया तो एप्सिलॉन m की मान भी एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो वायु या निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है, जबकि अन्य माध्यम के लिए इसका मान 1 से अधिक होता है। तो वायु या निर्वात अगर है इसका मान k का मान 1 होगा। ठीक है, k बराबर 1 काहे के लिए, वायु या निर्वात के लिए। इसको लिख लीजिए। और अन्य माध्यम के लिए k का मान 1 से अधिक होता है। हेडिंग डाल लीजिए, कुछ पदार्थों के परावैद्युतांक। हेडिंग डाल लीजिए, कुछ पदार्थों के परावैद्युतांक। वायु का कितना होता है, 1.000536। ऑक्सीजन का 0.0053। नाइट्रोजन का 1.00058। हाइड्रोजन का 0.027। मिट्टी का तेल कितना होता है, मोम 2.3। एबोनाइट 2.8। ग्लिसरॉल 4.3। कांच 5.10। माइका 5.7। पानी 3.4। धातु अनंत, धातु के लिए k का मान अनंत होता है। इसको लिख लीजिए बेटा।
कूलाम के नियम की सीमाएं लिख लीजिए। कूलाम का जो नियम है वो हर जगह नहीं लगता है, उसके लिए कुछ सीमा है। ये हो गया था तो फिर से रिवीजन के लिए लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसको लिख लीजिए। तो यहाँ हेडिंग डाल लें कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाएं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की जो कमी है, लिमिटेशन है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। कूलम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है। अगर दो आवेश बिंदु आवेश है, जैसे ये Q1 और दूसरा ये Q2, ये क्या है, ये बिंदु आवेश, ये बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है। परंतु इस नियम को वितरित आवेशों के लिए भी, बिंदु आवेश का मतलब कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी इनके आवेश की तुलना में बहुत ज़्यादा हो। आवेश की जो साइज है उसकी तुलना में इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है। परंतु इस नियम को वितरित आवेशों के लिए भी समाकलन विधि द्वारा लागू किया जाता है। यह नियम केवल विरामावस्था में स्थित आवेशों के लिए सत्य है। लिख ले, यह नियम केवल विरामावस्था में स्थित आवेशों के लिए ही सत्य है। गतिशील आवेशों के मध्य लगने वाला बल अन्य, अगर आवेश गति अवस्था में है, अगर आवेश गतिशील है तो कूलाम का नियम नहीं लगता है। दूसरी बात, कूलाम का नियम आवेशों के मध्य अत्यधिक दूरी से अत्यल्प दूरी तक सत्य है। तीसरा बिंदु, कूलाम का नियम आवेशों के मध्य अत्यधिक दूरी से अत्यल्प दूरी तक सत्य है। अत्यधिक दूरी से अत्यल्प दूरी तक सत्य है। अतः इस बल के आधार पर परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ बंधन या दो से अधिक परमाणु के अणु की संरचना समझाई जा सकती है। यह नियम 10⁻⁻15 मीटर से कम होने पर लागू नहीं होता। जो नाभिक का जो आकार होता है बेटा, वो 10⁻⁻15 मीटर के लगभग होता है। इससे अगर कम दूरी हो गई तो ये कूलाम का नियम नहीं लगेगा। नाभिक के अंदर जो परमाणु है, उसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में एक आकर्षण बल लगता है, जिसे हम नाभिकीय बल कहते हैं। और इसमें कोई कूलाम का नियम लागू नहीं होता है।
कूलाम के नियम का महत्व, हेडिंग डालीजिए, कूलाम के नियम का महत्व। क्या महत्व है कूलाम के नियम का? महत्व को इंग्लिश में सिग्निफिकेंस कहते हैं, सिग्निफिकेंस। यह नियम प्रयोग के आधार पर हुआ है, यहाँ लिख लें, यह नियम प्रयोग के आधार पर हुआ है, अतः यह प्रायोगिक नियम। कैसा नियम है? प्रायोगिक। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके पास स्थित अन्य आवेशों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं करता। अगर मान लीजिए ये दो बिंदु आवेश है, ये Q1 है, ये Q2, तो इनके बीच में जो बल लगेगा, उसका तीसरे आवेश की उपस्थिति से कोई प्रभाव, दो आवेशों के बीच में जो बल लगेगा वो हमेशा उतना ही रहेगा, चाहे भले तीसरा आवेश आ जाए। नहीं समझे? अगर तीसरा आवेश आ रहा है तो भी दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल बदलने वाला नहीं है। तो दो आवेशों के बीच में बल तीसरे आवेश की उपस्थिति पे निर्भर नहीं करता, यानी तीसरे आवेश की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे समझते हैं एकांक आवेश, हेडिंग डालिए, एकांक आवेश। एकांक आवेश जिसको बोलते हैं यूनिट चार्ज, देख लीजिए, यूनिट चार्ज। एकांक आवेश मतलब अगर Q1 1 कूलम का है, Q2 भी 1 कूलम का है और उनके बीच की दूरी r बराबर 1 मीटर की है, तो बल कितना लगेगा? 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। ये 1 कूलम, ये 1 कूलम, दूरी 1, इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹। तो बल कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। तो अगर Q1 आवेश Q2 आवेश 1 कूलम के हो जाए, उनके बीच की दूरी 1 मीटर की हो जाए, तो बल कितना लगता है उनके बीच में? 9 × 10⁻⁹ मीटर। तो यह 1 कूलम वो आवेश है जो अपने ही बराबर सजातीय आवेश तो चलिए कूलाम के नियम का महत्व। यह नियम प्रयोग के आधार पर हुआ है, अतः यह एक प्रायोगिक नियम है। इसको लिख ले, यह नियम प्रयोग के आधार पर हुआ है, अतः यह प्रायोगिक नियम है। एक ऐसा नियम है बेटा, प्रायोगिक नियम है, क्योंकि ये प्रयोग के आधार पे हुआ है। जब कोई नियम प्रयोग के आधार पे होगा उसे प्रायोगिक नियम कहते हैं। ठीक है? दो बिंदुओं के आवेश के बीच में लगने वाले बल पर उनके पास स्थित अन्य आवेशों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये दो आवेश है Q1 Q2, तो कोई तीसरा आवेश आ जाए, उसके आने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। चलिए आगे चले।
कूलाम आवेश का बड़ा मात्रक है, लिख ले। कूलाम आवेश का बड़ा मात्रक है, समझ रहे हैं? कूलाम जो है आवेश का बड़ा मात्रक है। व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले छोटे मात्रक माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम तथा पिको कूलाम है। व्यवहार में बेटा क्या है? प्रयुक्त होने वाले अन्य छोटे मात्रक कौन से मात्रक बेटा? माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, एनसी, पिको कूलाम है। ठीक है, एक माइक्रो कूलाम कितना होता है? एक माइक्रो कूलाम कितना होता है बताइए? ये होता है, इसको लिख देंगे 1 म्यू सी बराबर 10⁻⁻⁶ कूलाम। तो एक माइक्रो कूलाम कितना होगा बेटा? 10⁻⁻⁶ कूलाम। एक नैनो कूलाम कितना होगा? 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, एक पिको कूलाम कितना होगा? 10⁻⁻12 कूलाम। पिको को माइक्रो कूलाम भी कहते हैं। पिको को क्या बोलते हैं? माइक्रो कूलाम। लिख लीजिए। आगे चलिए समझते हैं। अनेक आवेशों के मध्य लगने वाला बल अध्यारोपण सिद्धांत। अनेक आवेशों के मध्य लगने वाला बल, जिसको हम, अगर कई सारे हैं आवेश है, अनेक आवेशों के मध्य लगने वाला बल अध्यारोपण का सिद्धांत लिखे। अनेक आवेशों के मध्य लगने वाला बल, जिसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अनेक आवेशों के बीच में बल लगेगा। मान लीजिए ये Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है और ये Q1 आवेश है। ठीक है, अभी तक क्या हुआ था? अभी तक हमने दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का अध्ययन किया है। अभी तक क्या किया है बेटा? दो आवेश Q1 और Q2, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का अध्ययन किया है। अब यदि कोई आवेश एक से अधिक आवेशों से घिरा हो, जैसे देखिए ये आवेश Q1 है और यहाँ पे ये Q2 है और ये Q3 है, तो ये आवेश एक से अधिक आवेशों से अगर घिरा है तो उस आवेश पर अन्य आवेशों के कारण परिणामी बल अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा ज्ञात करते हैं। क्या हम कह रहे हैं? अभी तक हमने दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल देखा है। अब यदि कोई आवेश एक से अधिक आवेशों से घिरा हो, ये आवेश है एक से ज़्यादा आवेशों से घिरा है, तो उस आवेश पर अन्य आवेशों के कारण परिणामी बल अध्यारोपण सिद्धांत से ज्ञात करते हैं। इस आवेश पर क्या होगा? ये Q2 आवेश, ये Q3 आवेश और ये Q1 आवेश। अब यदि कोई आवेश एक से अधिक बलों से,
आवेशों से घिरा हो तो उस पर अन्य आवेशों के कारण परिणामी बल। तो देखिए इस आवेश पे ये वाला भी आवेश बल लगाएगा, ये वाला भी आवेश बल लगाएगा, तो इस पे जो परिणामी बल होगा वो अध्यारोपण सिद्धांत से दिया जाएगा। किस सिद्धांत से दिया जाएगा? अध्यारोपण सिद्धांत से दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये Q2 आवेश है, ये Q1 आवेश है और ये Q3 आवेश है। तो Q2 पे Q1 किधर लगाएगा? इधर बल। Q3 पे Q1 को, Q3 Q1 पे किधर लगाएगा? इधर बल। अच्छा सवाल ये है Q2 Q1 पे इधर क्यों लगाएगा? देखिए Q2 Q1 पे अगर ये दोनों समान आवेश हैं तो Q2 Q1 को इधर प्रतिकर्षित करेगा, और ये दोनों समान आवेश है तो Q3 भी, हम क्या कर रहे हैं, हम Q1 पे परिणामी बल देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? Q1 पे लगने वाला परिणामी बल। तो Q3 Q1 पे, क्योंकि अगर समान आवेश है तो Q3 क्या चाहेगा? मैं इस पे बल देख रहा हूँ, मैं ये नहीं देख रहा हूँ ये कहाँ लगा रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कि ये दोनों इस पे बल लगा रहे हैं, तो इस पे परिणामी बल कितना लग रहा है, तो इस पे कौन कौन लगाएगा। अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पे बल लगेगा तो इस पे ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, तो ये वाला आवेश इस पे किधर लगाएगा? इधर। ये वाला आवेश इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। ऐसे ही ये वाला आवेश इसको क्या करेगा? ये भी प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा कि नहीं बताइए? बिल्कुल करेगा। ठीक है, बिल्कुल करेगा। तो जब प्रतिकर्षित करेगा तो देखिए यहाँ पे, तो 2 वाला 1 पे लगाएगा इधर, तो देखिए 1 पे लगेगा बल, 2 लगाएगा। ऐसे 3 वाला 1 पे किधर लगाएगा? इधर, तो 1 पे लगेगा बल, 3 लगाएगा ऐसे। ठीक है, और बल सदिश राशि है इसलिए इसके ऊपर तीर लगा दीजिए। बल सदिश राशि है इसलिए इसके ऊपर क्या लगा दीजिए? तीर लगा दीजिए। अब इन दोनों का जो परिणामी बल होगा, देखिए ये वाला इस पे लगा रहा है, ये वाला बल इस पे लगा रहा है, प्रतिकर्षित बल लगा रहा है। ये वाला इसको क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है इधर की तरफ, ये वाला इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। अब इन दोनों का अगर मुझे परिणामी बल निकालना है तो जो परिणामी बल होगा इन दोनों के बीच से जाएगा। ठीक है, ये सदिश का नियम कहता है। कौन कहता है? सदिश का नियम कि यदि दो सदिश 90 अंश पे हैं तो उनका जो परिणामी बल होगा, ये दो सदिश, तो बल एक सदिश राशि है तो F12, ऐसे F13 ये भी सदिश राशि है। तो इन दोनों का जो परिणामी होगा इन दोनों के बीच से कहीं से जाएगा, इन दोनों के बीच से जाएगा, और कोण क्या होगा? तो ये क्या है? इस बल का और इस बल का दोनों का परिणामी जो होगा इनके बीच से जाएगा, और उसका सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र क्या होता है ये भी समझिए। तो F12 कितना होगा? F12 कितना होगा? F12 मतलब 1 आवेश पे 2 के द्वारा बल, तो 1 आवेश पे 2 के द्वारा बल होगा K Q2 Q1 बटे R12 स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? देखिए F12 यानी 1 आवेश पे 2 के द्वारा बल, तो कितना होगा? K Q1 Q2 बटे 1 आवेश पे 2 के द्वारा, 2 किधर लगाएगा बल? इधर, तो दूरी इधर से इधर चलेंगे
तो 2 से 1, तो हम क्या लिखेंगे, दूरी जो होगी 2 से 1 की होगी उसका स्क्वायर। अब देखिए ये हम तीर क्यों लगाए हैं, तीर इसलिए लगाए हैं ताकि ये पता चले कि सदिश राशि है। इसके ऊपर तीर इसलिए लगाते हैं ताकि ये पता चले कि सदिश राशि है बल। और दूरी कितनी हो जाएगी, r, किधर से किधर, दूरी बल इधर से इधर लग रहा है तो दूरी इधर से इधर नापेंगे, 2 से 1, 2 से 1। अब सवाल ये है, ये तो परिमाण है, ये क्या है, ये तो परिमाण है, ये तो सदिश है ही नहीं, ये तो परिमाण है, मतलब इससे तो मान निकल के आएगा। और बल सदिश राशि है, सदिश में तो वो दिशा भी होती है। ये जो है ये तो सिर्फ परिमाण देगा, परिमाण यानी बल का मान देगा, जबकि बल सदिश राशि है, सदिश राशि है तो ये इसमें दिशा भी होनी चाहिए, तो दिशा तो कहीं है नहीं। तो दिशा के लिए क्या करते हैं, इकाई सदिश का गुणा कराते हैं। r21, r21 क्या है, इकाई सदिश। r21 क्या है बेटा, ये जो दूरी है उसके इकाई सदिश से गुणा करा देंगे। तो हम क्या करेंगे, r21 का इकाई सदिश से गुणा करा देंगे, ठीक है, इसको लिख लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। ऐसे ही 1 पे कौन लगाएगा, 3 लगाएगा, तो हम लिखेंगे 1 पे कौन लगाएगा, 3 लगाएगा, कितना हो जाएगा, k q1 q3 बटे r 1 से 3। 1 पे 3 लगाएगा किधर, 3 से 1 की तरफ, तो हम क्या लिखेंगे, 3 से 1 की तरफ लगाएगा बल होल स्क्वायर। और इसका अगर मुझे दिशा लिखनी है तो 3 1 की तरफ लगाएगा, इधर लगाएगा, तो दिशा क्या हो जाएगी, r31 और कैप लगा देंगे, ठीक है। 3 से 1 की तरफ कैप क्यों लगाएंगे, कैप ये बताता है कि दिशा 3 से 1 की तरफ है, और ये इकाई सदिश जिसके ऊपर टोपी लगी होती है ये इकाई सदिश कहलाता है। कैसा, इकाई सदिश, मतलब इसका मान 1 होता है, ठीक है। अब समझिए, यानी अब अगर मुझे परिणामी बल इनका निकालना है तो इसका सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज का नियम। ये कहता है कि अगर दो सदिश हैं, देखिए बल सदिश राशि है, तो समांतर चतुर्भुज का नियम ये कहता है, ये F12 है, ये F13 है, तो समांतर चतुर्भुज का नियम कहता है कि अगर दो सदिश थीटा कोण पर, इससे एक समांतर चतुर्भुज हम बना सकते हैं। समांतर चतुर्भुज का नियम कहता है कि अगर दो सदिश थीटा कोण पर झुके हुए हैं तो इनका परिणामी जो बल होगा वो अंडर रूट परिणामी सदिश। अब बल सदिश यहाँ पे बल यूज हो रहा है, उपयोग में आ रहा है, सदिश और कोई भी हो सकता है। इनका जो परिणामी सदिश होगा F13 स्क्वायर प्लस F12 स्क्वायर प्लस 2 F13 F12 कॉस दोनों बल के बीच का एक कोण, ये हो जाएगा परिणामी सदिश। तो देखिए इन दोनों का परिणामी सदिश अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो पहले वाले सदिश का स्क्वायर, पहले वाले सदिश का स्क्वायर F13 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले सदिश का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F13 F12 दोनों कोण के बीच का कॉस, कॉस 90 0, ये 0 हो गया, कितना आ गया F13 स्क्वायर प्लस F12 स्क्वायर, ये क्या हो गया बेटा FR, R यानी रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट यानी परिणामी बल। तो यदि परिणामी बल F1 तथा F2
के साथ बना कोण यदि थीटा है F1 और अब देखिए तो परिणामी जो बल होगा इन दोनों का जो परिणामी होगा इनके बीच से कहीं से जाएगा और ये मान लीजिए थीटा कोण बना रहा है। F12 से कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। तो देखिए थीटा कोण अगर ये बना रहा है F12 के साथ तो tan थीटा कितना हो जाएगा? ये लंब बटे आधार, लंब जो है इसके बराबर ही है F13 के बराबर ही है बटे F12, ये हो जाएगा tan थीटा। तो इसका मॉड ले लेंगे, मॉड यानी मान, धनात्मक मान लेंगे, ऋणात्मक नहीं। तो इससे क्या पता चल जाएगा? दिशा पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगा? दिशा पता चल जाएगी। तो देखिए ये बल लग रहा था Q2 Q1 पे इधर लगा रहा था, Q3 Q1 पे इधर लगा रहा था, दोनों बल 90 अंश पे थे। तो दोनों का परिणामी बल क्या होगा? पहले बल का स्क्वायर दूसरे बल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला बल दूसरा बल, दोनों बल के बीच के कॉस। ये कॉस 90 ज़ीरो हो गया क्योंकि दोनों बल 90 अंश पे हैं। तो ये आ गया इतना। अब देखिए क्या है, F13 कितना है? K Q1 Q2 बटे ये 1 2 है, 1 और 2 के बीच में लगने वाला बल, 1 और 3 के बीच में लगने वाला बल क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक है, 3 से 1 की तरफ, 1 3 मतलब 1 पे जो 3 लगाएगा, तो 1 पे जो 3 लगाएगा वो 3 से 1 की तरफ होगा। इधर आगे चले, आगे चलिए समझते हैं। व्यापक रूप में, कौन से रूप में? व्यापक यानी बड़े रूप में आवेशों व्यापक रूप में आवेशों Q1 Q2 Q3 से लेके Q1 Qn के किसी निकाय में आवेश Q1 पर परिणामी बल F1 आवेश Q1 पर, ये लिखा है इसमें किताब में व्यापक रूप में आवेश। तो ये जो किताब है हमारे पास ये शिवलाल की है, भौतिक विज्ञान की। तो अगर हम बड़े रूप में देखें तो आवेशों Q1 Q2 Q3 Qn के किसी निकाय में आवेश Q1 पर परिणामी बल Q1 पर अन्य आवेशों अकेले बल क्रमशः F12 F13 सदिश के योग के बराबर होगा। इसको फिर से समझते हैं। ठीक है।